आज से विश्व की नदियों पर हम कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। आपने 6 महाद्वीपों का बाकायदे अध्ययन किया, मैप के साथ पर्वतों का अध्ययन किया, मरुस्थलों का अध्ययन किया, पठारों का अध्ययन किया। आज से नदियों का अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नदियों से सवाल हमेशा अन्य अध्ययन की अपेक्षा अधिक पूछे जाते हैं। नदियों से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ जीके टाइप के सवाल होते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। ये तो कक्षा 5-6 के बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं कि फला शहर इस नदी के किनारे है। जीके की किताबों में मिल जाता है फला नदी किस सागर में गिरती है। लेकिन जब तक मैप में न देखें आप कि फला शहर इस नदी के किनारे है, ये नदी कौन से सागर में गिर रही है, क्योंकि रटा हुआ याद कैसे रहेगा कि ये नदी इसी सागर में गिर रही है। जैसे पो नदी आपने रट लिया एड्रियाटिक सागर में गिर रही है। ये हमेशा नहीं याद रहने वाला है, कभी भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप जानते नहीं कि एड्रियाटिक सागर किधर है यूरोप के। ये देख लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसीलिए हम मानचित्र से पढ़ाएंगे। आज यूरोप की नदियां पढ़ाएंगे, उसके बाद हम यूरोप की नदियों के बाद बारी बारी अलग अलग महाद्वीपों की नदियां पढ़ाएंगे। यूरोप की नदियों से सवाल भी प्राय अक्सर आते हैं, क्योंकि नदियां काफी छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, इसलिए यहाँ पर फंसने की गुंजाइश ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा सवाल आते हैं। और तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं मैथ्स से बाकायदे समझते हुए। नदियों से हमने बताया थोड़ी देर पहले कि 2 तरह के सवाल आते हैं, शहर और मुहाना। और भी बहुत तरह के सवाल आते हैं कि कौन सी नदी घाटी में कौन सा खनिज क्षेत्र पाया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि रूर बेसिन जर्मनी में है, तो आपको पता है रूर एक नदी है जर्मनी की। रूर बेसिन यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल। तो कौन सा खनिज क्षेत्र या फिर किस नदी घाटी में कौन सा अनाज पैदा होता है, ये सभी सवाल पूछे जाएंगे आपसे बारीक जानकारी की अपेक्षा होती है सामान्य अध्ययन में। आपसे जीके की नहीं, आपसे सामान्य अध्ययन जीएस की अपेक्षा होती है आयोग को। तो जीएस को कभी भी जीके या लूसेंट जैसी किताबों से तैयार करना संभव ही नहीं है। आप कितना भी लूसेंट पढ़ते जाइए, आप हमेशा बहुत ही खराब प्रदर्शन करके आएंगे। सिर्फ लूसेंट के आधार पर जाएंगे तो बेहतर प्रदर्शन के लिए भूगोल को हमेशा मैप से पढ़ना जरूरी है, जो कि आप मेरे साथ कर रहे हैं। आइए यूरोप की नदियां आज देखते हैं। पहला क्लास है नदियों का। पहले हम जर्मनी की 4 नदियों से स्टार्ट करेंगे। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये जर्मनी है। जर्मनी में उत्तर दिशा में 3 सागर बहते हैं जो कि तट तक पहुंचते हैं। तट तक देखिए पहुंच रहे 3 नदी, राइन, एल्ब, ओडर। जर्मनी में 3 नदियां, प्रमुख नदियां उत्तर में प्रवाहित होती हैं, राइन, एल्ब, ओडर। और एक नदी जर्मनी से निकलकर आ जाती है काला सागर। ये काला सागर, कैस्पियन सागर। तो जर्मनी की 4 नदियों की मैंने बात की, राइन, एल्ब, ओडर, डेन्यूब। राइन, एल्ब, ओडर उत्तरी सागर में गिरते हैं और डेन्यूब काला सागर में गिर रहा है। आपको पता ही है कि यूरोप के उत्तर में जो सागर है उसे उत्तरी सागर कहते हैं। सिंपल सी बात है, यूरोप के उत्तर में उत्तरी सागर। ये देख रहे हैं 2 द्वीप हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रिटिश द्वीपपुंज। ब्रिटिश द्वीपपुंज के पूर्व में और जर्मनी के उत्तर में जो सागर है उसे क्या कहते हैं, उत्तरी सागर। और यूरोप के दक्षिण में जो सागर उसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। स्वाभाविक सी बात है। खास बात यह है कि यूरोप की बहुत ही कम नदियां भूमध्य सागर में आती हैं। ज्यादातर नदियां उत्तर की दिशा में बहती हैं, या फिर काला सागर में या कैस्पियन सागर में। उत्तर सागर में या काला सागर में या कैस्पियन सागर में। भूमध्य सागर में नदियां नहीं आ पाती है। इसका कारण यह होगा कि यूरोप की ढाल उत्तर दिशा में होगी, यूरोप की ढाल दक्षिण दिशा में नहीं है। क्योंकि नदी का बहना क्या दिशा दिखाता है, जमीन की ढाल। जमीन की नदी किसी दिशा में बह रही है तो आप पता लीजिए कि जमीन की ढाल निश्चित रूप से उधर ही है, इसलिए नदियां उधर बह रही है। ठीक है, आइए। तो जर्मनी में 4 नदियों की मैंने बात की, राइन, एल्ब, ओडर, डेन्यूब। राइन, एल्ब, ओडर उत्तरी सागर में, डेन्यूब काला सागर में। सबसे पहले ये जर्मनी के राइन नदी से स्टार्ट करते हैं। जर्मनी में 2 पर्वत हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का लाइन। इसमें से जो उत्तर में जो पर्वत है या पश्चिम में, इधर पूर्व इधर पश्चिम में जो पर्वत है उसे हम कहते हैं वासजेस। यूरोप महाद्वीप में बाकायदे सभी पर्वतों का अध्ययन आप कर चुके हैं। वासजेस और ये है, और पर्वत अध्याय में भी मैंने बताया है, और ये है ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी में 2 पर्वत हैं, वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट। वासजेस जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर है वासजेस, और ब्लैक फॉरेस्ट पूरी तरह से जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट नाम का एक फ्लेवर आता है, आमतौर पर पेस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवर को, ब्लैक फॉरेस्ट इसी के नाम पर पड़ा है। तो ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस। ब्लैक फॉरेस्ट से राइन नदी निकलती है, कहां से,
ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है, जर्मनी में निकलती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से राइन नदी निकलती है और नीदरलैंड में प्रवेश करने के बाद उत्तरी सागर में गिर जाती है। राइन नदी जब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है तो दो पर्वतों के बीच से बहती है, ब्लैक फॉरेस्ट और वाज़ेस। ब्लैक फॉरेस्ट और वाज़ेस दोनों ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत। दो ब्लॉक पर्वतों के बीच जो भ्रंश घाटी है उसमें राइन नदी बहती है और नीदरलैंड में प्रवेश करने के बाद उत्तरी सागर में गिर जाती है। राइन नदी के मुहाने पर नीदरलैंड का एक बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम है रॉटरडम बंदरगाह। ये ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, ये नीदरलैंड का बंदरगाह है रॉटरडम। नीदरलैंड में दो ही शहर महत्वपूर्ण है, एक एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है और रॉटरडम सबसे बड़ा बंदरगाह है। जैसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, उसी तरह नीदरलैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह रॉटरडम। रॉटरडम न केवल नीदरलैंड का बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम। सवाल पूछा जाता है कि यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है या सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? जो बड़ा होगा वही व्यस्त होगा, तो सबसे व्यस्त या सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम। किस नदी के मुहाने पर है? राइन नदी के मुहाने पर है। बंदरगाह क्या करता है? बंदरगाह क्या करता है? देश का बना हुआ सामान बाहर ले जाता है। बंदरगाहों से देश भर का बना हुआ सामान बंदरगाह पे इकट्ठा हो जाता है और उस बंदरगाह से कोई बड़ा जहाज लादता है और अमेरिका में ले जाता है और यूरोप के फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल तक पहुंचाता होगा। भाई अगर यहाँ से कोई सामान लादा जाता है तो यहाँ यूरोप के भी देशों को पहुंचाता होगा जहाज, अमेरिका में भी पहुंचाता होगा। इस तरह जहाजों का बड़े पैमाने पर आना जाना है। न केवल सामान ले जाए जाते हैं बल्कि अमेरिका जैसे देशों में जो सामान निर्मित होता है, यहाँ जिस चीज की डिमांड है भेजा तो जाता ही है, जिन चीजों का डिमांड है उसे मंगाया जाता है यहाँ से या अमेरिकन देशों से। अटलांटिक सागर के पश्चिम में अमेरिकन देश है। तो बंदरगाह क्या करते हैं? बने हुए सामान को ले जाते हैं और जिस चीज की डिमांड है उसे मंगाया जाता है बंदरगाह तक, ताकि यहाँ के निवासियों की आवश्यकता पूरी हो सके। बंदरगाह यही करते हैं ना, आयात और निर्यात। तो सबसे व्यस्त, सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह रॉटरडम। जहाज यहाँ पर सामान उतारते हैं, फिर छोटे जहाज उसे दोबारा लाते हैं। बड़े जहाज सामान उतारते हैं, छोटे जहाज उसे अपने ऊपर लादते हैं और राइन नदी के रास्ते से होकर यूरोप के अंदर के देशों तक सामान पहुंचाया जाता है। समझ रहे हैं? यानी इस क्रिया में केवल समुद्र व्यापार नहीं हो रहा है, नदी भी आंतरिक जल परिवहन का काम करती है। जैसे भारत में NH1 कौन है? गंगा नदी। NH1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक। उस राष्ट्रीय जलमार्ग क्यों? क्योंकि उससे परिवहन की संभावना है, थोड़ी बहुत होता भी है। गंगा नदी को परिवहन के लिए उतना डेवलप नहीं किया जा सका है, संभावना बहुत है, लेकिन राइन नदी को परिवहन के लिए खूब डेवलप किया गया है। आप जाएंगे जर्मनी में तो देखेंगे कि राइन नदी में खूब हॉर्न बजाते हुए जहाज भागे चले जा रहे हैं सामान लेकर। समझ गए? तो तथ्य यह है कि रॉटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। व्यस्त आंतरिक जलमार्ग भी लिख सकते हैं, परिवहन ना लिखें तब भी चलेगा। राइन नदी पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। बंदरगाह सबसे व्यस्त है, सबसे बड़ा है, तो जलमार्ग भी, जो राइन नदी का जलमार्ग है वो भी सबसे व्यस्त होगा। ठीक, ओके। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। राइन नदी को जर्मनी में कोयला नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि राइन नदी की घाटी में कोयला पाया जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा कोयले का भंडार राइन नदी की घाटी में। अगर रूस को छोड़ दें तो यूरोप का कोयले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो कोयला कहां से आ रहा था? जर्मनी के रूर प्रदेश से आ रहा था। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले का बड़ा भंडार है। यूरोप की औद्योगिक क्रांति के लिए जो ईंधन चाहिए था, वो ईंधन कहां से आया? रूर प्रदेश से। होता ये है कि राइन की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है रूर। राइन की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है रूर। ये रूर दिख रहे हैं, ये रूर नदी है, राइन नदी। तो रूर और राइन के बीच का जो क्षेत्र है, क्यों ना हम इसे स्केच पेन से काले रंग से कर दें ताकि हम दिखा सकें कि कोयले का क्षेत्र है। तो राइन और रूर नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं रूर बेसिन। राइन और रूर नदियों के बीच के क्षेत्र को रूर बेसिन कहते हैं। रूर बेसिन में कोयला होता है, इसीलिए जर्मनी को भी कोयला नदी कहा जाता है। ठीक है। रूर प्रदेश को रूर बेसिन या रूर प्रदेश को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा
रूर प्रदेश को यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहते हैं। दो नाम से जाना जाता है रूर बेसिन को, जर्मनी का काला प्रदेश, पूरे यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल। ये हो गई राइन नदी के विषय में जानकारी। मैंने बताया 2 पर्वतों से निकल रही है। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट से एक और नदी निकलती है, दक्षिण में प्रवाहित हो जाती है। राइन नदी तो उत्तर में प्रवाहित होती है, डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर दक्षिण में प्रवाहित होती है, काला सागर में गिरती है। यूरोप महाद्वीप में सारा कुछ पढ़ चुके हैं। डेन्यूब नदी काला सागर में गिरने से पहले यूरोप के 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। उन 5 देशों की राजधानियों का नाम बताइए कमेंट में। यूरोप महाद्वीप में सारा बताया जा चुका है, हम यहाँ 5 देशों की राजधानियों के नाम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं कि आप पढ़ चुके हैं और याद रख रहे हैं। ठीक है, तो डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है, 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। जर्मनी में इसके अलावा 2 अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं जो सागर तट तक पहुंचती हैं। एक है एल्ब, दूसरा है ओडर। एल्ब के तट पर जो प्रमुख शहर है जर्मनी का, उसे हम कहते हैं हैम्बर्ग। हैम्बर्ग नाम सुना होगा। हैम्बर्ग जो जर्मनी का शहर है, एल्ब नदी के तट पर है। ये है ब्लैक एंड रेड जो स्पॉट है, अंदर ब्लैक बाहर रेड घेरा। इस तरह से हम राजधानियों को बनाते हैं। जैसे फ्रांस की राजधानी ये पेरिस और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो जर्मनी की जो राजधानी यहाँ बर्लिन है, छोटी सी नदी के किनारे है, वो नदी तट तक नहीं पहुंचती है, छोटी नदी के किनारे है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। किस नदी के किनारे है? स्प्री। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है जर्मनी की राजधानी। आमतौर पर जब ऑप्शन आता है कि बर्लिन किस नदी के किनारे है, लोग फटाक से राइन नदी मारना पसंद करते हैं विकल्प में। क्यों? क्योंकि जर्मनी की राइन नदी बड़ी फेमस है। लोग सोचते हैं कि जर्मनी भी राइन नदी के किनारे होगा, ऐसा नहीं है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। इसके पूर्व में ओडर नदी है। 3 नदियां हमने बताया उत्तर में, उत्तरी सागर में गिरने वाली, राइन एल्ब ओडर। राइन एल्ब ओडर, इस तरह से बार बार दोनों चीजें याद हो जाती हैं। राइन एल्ब ओडर और दक्षिण में काला सागर में डेन्यूब। ओके, ये हो गया जर्मनी की नदियां। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस से होकर एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है सीन। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है फ्रांस की राजधानी। किस सागर में गिरती है? ये बीच का जो सागर है ना, ब्रिटिश द्वीपपुंज और फ्रांस के बीच में, ब्रिटिश द्वीपपुंज और फ्रांस के बीच में जो सागर, उसे हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल 2 समुद्रों को जोड़ता है। 2 समुद्रों को जोड़ता है, एक उत्तरी सागर, पश्चिम में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले संकरे समुद्र को क्या नाम दिया गया है? इंग्लिश चैनल। ओके, ये इंग्लिश चैनल में गिरती सी नदी। ये है इटली। दक्षिण में जो भूमध्य सागर की ओर लटका हुआ देश होता है साउथ में, इसे हम कहते हैं इटली। हमने बताया था यूरोप महाद्वीप पढ़ाते समय कि इटली के उत्तर में जो पर्वत है, इटली काफी हद तक भारत की तरह है। भारत के उत्तर में हिमालय है, तो इटली के उत्तर में आल्प्स है। ओके, इटली के उत्तर में आल्प्स है। आल्प्स से एक नदी निकलती है। आल्प्स का सर्वोच्च शिखर बताइए कमेंट में। आल्प्स का सर्वोच्च शिखर और पूरे यूरोप का सर्वोच्च शिखर बताइए कमेंट में। ठीक है, आल्प्स से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है पो। पीओ, पो, इतना ही छोटा नाम है। पो नदी की घाटी। पो नदी यहां से निकलती है, आल्प्स से गिरती है एड्रियाटिक सागर में। भूमध्य सागर ही है सारा ये, लेकिन भूमध्य सागर में सकरी सकरी 2 खाड़ियां हैं। इटली के पूर्व में जो खाड़ी है उसे हम कहते हैं एड्रियाटिक सागर। क्या? एड्रियाटिक सागर। यहां लिखा है पो नदी किस सागर में गिर रही है? एड्रियाटिक सागर में। तो एड्रियाटिक सागर में गिरती है पो नदी। पो नदी की घाटी जो है वो इटली में मैदानी क्षेत्र है। भाई किसी भी नदी के आसपास मैदान होता ही होता है। क्यों? नदी उस मैदान का निर्माण करती है, पहाड़ों से काटकर बालू लाती है, अपने आसपास बालू बिछा देती है। इसलिए जैसे गंगा घाटी का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सतलज नदी का मैदान, इसी तरह पो नदी का जो मैदान है उसे हम कहते हैं लोम्बार्डी का मैदान। लोम्बार्डी का मैदान किस देश में है? इटली में है। लोम्बार्डी का मैदान पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन वाला क्षेत्र है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? लोम्बार्डी का मैदान। किस नदी की घाटी है ये लोम्बार्डी का मैदान? पो नदी की घाटी है। इटली की राजधानी रोम। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। कहीं लिखा हुआ है यहीं पे, हाँ, रोम टाइबर नदी के किनारे है ये, रोम टाइबर। तो रोम तट पर नहीं है। हमने बताया था यूरोप महाद्वीप, जो पिछला वीडियो यूरोप महाद्वीप का उसमें बताया है कि रोम तट पर स्थित राजधानी नहीं है, तट से थोड़ा अंदर है। तो रोम टाइबर नदी के किनारे, वो छोटी नदी है, उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन किनारा कोई शहर छोटी भी नदी के किनारे होता है तो नदी महत्वपूर्ण हो जाती है प्रश्न के लिहाज से।
प्रश्न पत्र में अक्सर पूछ देता है कि ये राजधानी किस नदी के किनारे है, तैयार रखना चाहिए। ठीक है, अब आया काला सागर और कैस्पियन सागर। काला सागर, कैस्पियन सागर। काला सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पे काला सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। काला सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, इसलिए काला सागर एक समुद्र है, जबकि कैस्पियन सागर समुद्र नहीं है। कैस्पियन सागर चारों तरफ से लैंड लॉक है, भूमिबद्ध है। कैस्पियन सागर झील है। तो काला सागर में यूरोप की 2 नदियां गिरती हैं, कैस्पियन सागर में भी यूरोप की 2 नदियां गिरती हैं। इन चारों नदियों के विषय में जानकारी बहुत ही आवश्यक है। काला सागर में जो 2 नदियां गिरती हैं, यह डेन्यूब, डॉन, दोनों डी से स्टार्ट होते हैं, डेन्यूब डॉन, डेन्यूब डॉन। ठीक है, तो ये दोनों काला सागर में गिरती है। डेन्यूब 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। डॉन रूस की नदी है, डॉन रूस की नदी है, यहां रूस से निकलती है और काला सागर में गिरती है। डेन्यूब, डॉन, काला सागर। कैस्पियन सागर में 2 नदियां गिरती हैं, इनका नाम है वोल्गा और यूराल। वोल्गा और यूराल भी रूस की नदियां हैं। वोल्गा और यूराल और डॉन तीनों रूस की नदियां हैं। डॉन काला सागर, जबकि वोल्गा और यूराल कैस्पियन सागर। वोल्गा वल्दाई पहाड़ी से निकलती है, ये वल्दाई हिल है, वल्दाई पहाड़ी से निकलकर काला सागर में गिरती है। और यूराल पर्वत से निकलकर काला सागर में, सॉरी गलत बोल रहा हूं, वल्दाई पहाड़ी से निकलकर वोल्गा, ये VOL देख रहे हैं, ये वोल्गा नदी का संक्षेप में नाम है। वोल्गा वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में, और यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। देखिए ये घुमाव मैंने ज्यादा बनाया है, अगर इस घुमाव को आप सीधा करके व्यवहारिक तौर पर भी यहाँ देखें तो ये इसका धागा सबसे लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा मुड़ा हुआ है। तो वोल्गा पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है, महत्वपूर्ण चीजें याद रखिएगा। और वोल्गा नदी के तट पर रूस का एक यहाँ पे शहर है, उसका नाम है वोल्गोग्राद। वोल्गोग्राद, वोल्गा नदी के तट पर वोल्गोग्राद। और वोल्गोग्राद जो है, जो वोल्गा नदी की घाटी है, उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। रूस में जो वोल्गा नदी की घाटी है उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। तो वोल्गोग्राद यूरोप के सबसे बड़े तेल शोधन केंद्र में से एक है, यहाँ पर तेल शोधन होता है। भाई यूरोप के पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं बहुत तेल का महत्वपूर्ण क्षेत्र तो है। यूरोप में सबसे ज्यादा तेल और एकमात्र शायद तेल का उत्पादन रसिया में ही होता है, रूस में। तो वोल्गोग्राद नदी की घाटी में तेल पाया जाता है, पेट्रोलियम। अब वोल्गोग्राद में रिफाइनरी है जहां पर पेट्रोलियम का शोधन होता है। ठीक है, यूराल नदी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, हमने ये भी पिछले वीडियो में सब बता चुका हूं। कैस्पियन सागर के उत्तर में, कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा झील है, खारा झील है, लेकिन कैस्पियन सागर इसके उत्तर में 2 नदियां गिरती हैं, इसलिए उत्तरी कैस्पियन सागर में खारा कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नदियां ताजा जल गिराती हैं, जहां ताजा जल गिरता है वहां खारापन कम हो जाता है, जबकि दक्षिणी कैस्पियन सागर में खारापन अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। ये हो गया यूरोप की नदियों के विषय में विशेष जानकारी, इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे कौन सी नदी किस सागर में गिरती लिखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके जितनी बारी से। इसके बाद हम इस तरह से जल्दी से जल्दी हम इसे डालेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। आप बिल्कुल परेशान न होइए, मैं समझता हूँ आपकी जल्दीबाजी, एग्जाम सिर पर है, आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए। मैं किसी भी तरह से करके सारे इंपॉर्टेंट बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करूंगा। एक बात और कहूंगा कि आप 3 विषयों को अपना रीढ़ बनाइए सामान्य अध्ययन के लिए। सामान्य अध्ययन में सभी विषयों पर परेशान मत होइए, 3 विषयों को अपना रीढ़ बनाइए। भूगोल को बना ही लीजिए। भूगोल को अगर आप मेरे साथ करेंगे तो अगर भूगोल से 35 सवाल आएंगे तो 28 से 30 से कम सही होने नहीं दूंगा मैं। 28 से 30 को आप सही करेंगे ही करेंगे। करंट भी मैं कवर करवाऊंगा ही, लास्ट के 15 दिन में ही करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा। तो इस तरह से करंट भूगोल के अलावा 2 सब्जेक्ट और बचे रह जाते हैं। मेरे मानिए तो इतिहास और विज्ञान को पकड़ लीजिए। अगर आप इतिहास और विज्ञान को पकड़ कर चलेंगे, साथ में भूगोल, करंट पढ़ लेंगे, ऐसे ही 100 पार हो जाता है। क्योंकि बाकी विषय भी तो आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं। किन्हीं 3 विषयों पर अच्छा कमांड करिए और साथ में करंट, 100 ऐसे ही पार हो जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स और भारतीय राज्य व्यवस्था के विशेष अध्ययन नहीं भी करके जाएंगे तो प्रश्न पत्र अच्छा बनता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर।